सर एक और चीज़ बड़ा कॉमनली जो है मैंने देखा है कि जो हमारे पेशेंट्स जो है ये हमारे मेडिसिन में भी जब हम पेशेंट्स एडमिट करते हैं, स्पेशली स्ट्रोक वाले पेशेंट्स जो हैं जिनमें जो है ना प्रॉपर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, चेस्ट की, लिम्ब की, वो प्रॉपर्ली नहीं हो रही होती। तो सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्ट ऑप सर्जरी के बाद जो है फिजियोथेरेपी की कितनी ज़्यादा अहमियत है पेशेंट की रिकवरी में? पेशेंट की रिकवरी में फिजियोथेरेपी की उतनी ही इम्पोर्टेंस होती है जितनी सर्जरी की होती है। सही, हम उसको बहुत लाइट ले रहे होते हैं और उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे होते हैं। स्पेशली हमारे पेशेंट्स में जिनकी हमने मेजर सर्जरी की है, एब्डोमेन खोला है, जिनकी पेट की सर्जरी हो, उनमें चेस्ट फिजियोथेरेपी बहुत क्रूशियल होता है। बिल्कुल, क्योंकि पेशेंट को दर्द की वजह से वो पूरी तरह साँस नहीं ले पा रहा होता, उसके जो फेफड़े हैं वो सही तरह फूल नहीं रहे भूल नहीं रहे होते हैं, होते। उसमें फ्लूइड जमा हो जाता है और इन्फेक्शन होता है और बाद में बड़े मसाइल करता है। बिल्कुल, तो चेस्ट फिजियोथेरेपी तो हम फर्स्ट डे ही स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो लिम्स की फिजियोथेरेपी है, आपको पता है कि इंसान लेटने के लिए बना नहीं है। ऐसे ही है, अगर वो लेटेगा तो फिर उसको नुकसान ही नुकसान और फ़ायदा कोई नहीं फ़ायदा है। नहीं है। तो उसमें ये है कि लिम्फ फिजियोथेरेपी भी बड़ा ज़रूरी है। स्पेशली ये बात मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, हमारे जो मरीज़ यहाँ से इस्लामाबाद वग़ैरह जाते हैं जिनकी स्पाइन की सर्जरी हुई होती है, सही, तो या तो मिसकम्युनिकेशन की वज़ह से वो समझ नहीं पाते या वहाँ के डॉक्टर साहिबान बताते नहीं हैं कि 50% काम सर्जरी थी, उसके बाद 50% काम फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपी है। है, बिल्कुल। तो वो लोग फिजियोथेरेपी नहीं कराते, वापिस आ जाते हैं, बाद में उनके मसाइल ठीक नहीं होते, वो कहते हैं जी हमारी सर्जरी हुई लेकिन हमारा दर्द नहीं गया, हम पूरी तरह लिम्ब की मूवमेंट लिम्फ के वगैरह मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुई होती है, रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रैक्चर्स बने होते बिल्कुल। हैं तो तो फिजियोथेरेपी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी सर्जरी इम्पोर्टेंट है। सर आपने चेस्ट फिजियोथेरेपी का ज़िक्र किया, तो चेस्ट फिजियोथेरेपी के हवाले से मैं चाहूँगा कि हमारे आम नाज़रीन के इल्म के लिए कुछ मेथड्स बताएँ जो चेस्ट फिजियोथेरेपी में करती हैं। एक तो हम जो कपिंग मेथड जिस तरह करते हैं, उसके अलावा कुछ डिवाइसेज़ भी यूज़ हो रही होती हैं। बाज़ औक़ात गुब्बारे फुलाने को हम मरीज़ को कह सकते हैं। जी। तो कौन-कौन सी ऐसे इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं जिनको लाज़मी तौर पे है ना पोस्ट ऑप जो है ना पेशेंट्स को अडॉप्ट करना चाहिए? देखिए चेस्ट फिजियोथेरेपी का जो मकसद वो ये है कि हमारे जो एल्वियाई हैं वो सारे खुल जाएँ। बिल्कुल, तो जो गुब्बारे फुलाने में मुझे ऐतराज़ ये है कि उसमें आप फूँक मार रहे होते, खींच नहीं रहे होते। सही, तो फूँक मारने से आपके जो एल्वियाई नहीं खुलते खींचने से। तो आप कुछ ऐसा डिवाइस उसको दें कि उसको लंबा-लंबा साँस लेना पड़े। सही, सिंपल तो ये है कि आप मरीज़ को कहें कि आप 5 सेकंड के लिए साँस लें, गहरा साँस अंदर 3 लें। सेकंड रोकें और फिर छोड़ दें। सही, ठीक है? ये अगर इस आपके पास कोई बहुत डिवाइस ही नहीं है तो। सादा-सा मेथड है। जी, बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं है तो इंसेंटिव पैरामीटर है, इतना महँगा बिल्कुल, भी नहीं प्रॉपर है, डिवाइस प्रॉपर आती है। डिवाइस है, उसको आप यूज़ करें, उससे आपको आइडिया भी हो जाता है कि कितना ये एफर्ट कर रहा है और कितनी बिल्कुल, ज़्यादा जो है ना वो ये इंस्पायर कर रहा है। तो ये जो गुब्बारे फुलाने वाला मेथड है इसमें क्योंकि वो एक्सपायर कर रहा होता है इसका इतना फ़ायदा लेकिन अगर कुछ नहीं है तो उसका तो यही फ़ायदा है। तो यूरोप में तो मैंने देखा है कि इलेक्टिव सर्जरीज़ में भी सही, आपने मिसाल को किसी के पित्ते की सर्जरी करनी है, हर्निया की सर्जरी करनी है और आपको लग रहा है कि इसका लंग कंप्रोमाइज़ है, सीओपीडी है या इसको कोई बीमारी है, तो वो 2 महीने पहले से ही इंसेंटिव्स प्रिपेयर करना पैरामीटर शुरू बिल्कुल कर इंसेंटिव्स देते हैं। पैरामीटर देते हैं। उससे उनके लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और लंग सर्जरी कंप्लायंस अच्छी हो जाती बिल्कुल है। और सर्जरी आसान होती है, रिकवरी आसान होती है। ये पार्ट जो नेग्लेक्टेड पार्ट है, इस पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है हमारे आम नाज़रीन को और इस पर्टिकुलर जो फ़िज़ियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पेशेंट को वक़्ती तौर पे तकलीफ़ हो रही है, तो उस तकलीफ़ पे ना जाएँ, वो उसके फ़ायदे के लिए है रादर देन जो है ना, उस पेन की वजह से वो अगर चेस्ट फ़िज़ियोथेरेपी या इंसेंटिव स्पायरोमेट्री नहीं करेगा, तो उसकी वजह से खुदा न ख़ास्ता टेलेक्टेसिस जो होता है, निमोनिया हो बिल्कुल, सकता है। तो बिल्कुल, उसकी वजह से फिर उसको हॉस्पिटल स्टे बढ़ेगा, ओवरऑल बर्डन जो है ना फाइनेंशियल बर्डन भी ज़्यादा होगा। बढ़ जाएगा। तो इस एस्पेक्ट को लाज़मी एड्रेस होना चाहिए कि सर्जरी के बाद फिज़ियोथेरेपी को इग्नोर ना करें और लाज़मी तौर पे चेस्ट की, लिम्ब की फिज़ियोथेरेपी होनी चाहिए। एक और बात मैं इसमें ऐड कर दूँ बर्न वाले पेशेंट में। बर्न वाले पेशेंट में भी ये होता है कि बर्न तो हो गया है, अब उसकी बिल्कुल, ड्रेसिंग तो वो प्रॉपर कराते हैं, एडमिट भी रहते हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है हर तरह से केयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक चीज़ उसमें भी मिस होता है वो फिज़ियोथेरेपी है। बिल्कुल, अक्सर बच्चे हाथ उँगली बर्न करके आए होते हैं, उनकी केयर तो हो जाती है, वुंड भी हील कर जाती है, बाद में कंट्रक्चर बन जाते हैं और प्लास्टिक सर्जरीज़ कराते हैं, बहुत खर्चा करा के भी अच्छे रिज़ल्ट नहीं आ रहे। तो अगर आप फर्स्ट डे से ही बर्न वाले पेशेंट को भी फर्स्ट डे से ही आप उसको फिज़ियोथेरेपी स्टार्ट कर दें, जो एरिया बर्न है वहाँ पे कोई अगर जॉइंट इन्वॉल्व है, तो उस जॉइंट की फिज़ियोथेरेपी फर्स्ट डे से अगर स्टार्ट करेंगे, तो वुंड हीलिंग के साथ-साथ आपका जो कंट्रक्चर है वो भी नहीं बनेगा, बेहतर हो जाए। तो रिज़ल्ट बड़े अच्छे आएँगे।
तो अक्सर ये होता है कि मरीज़ को दर्द हो रहा होता है और उस दर्द की वजह से स्पेशली बच्चे जो है ना वो रो रहे होते हैं, तो माएँ क्या करती हैं उसको नहीं हिलाती। बिल्कुल। और मैं अक्सर माँओं को कहता हूँ कि या बच्चा कुछ दिनों के लिए अभी रोएगा या सारी ज़िंदगी रोएगा। बिल्कुल। तो आपने फैसला करना है कि अभी कुछ दिनों के लिए रोए और फिज़ियोथेरेपी करा के बच्चे की उँगली ठीक हो जाए या उँगली टेढ़ी हो जाए और सारी ज़िंदगी रोए। तो बर्न वाले पेशेंट में स्पेशली 0 डे से फिज़ियोथेरेपी कराएँगे तो उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। सर ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ में भी मैंने देखा है कि लिम्ब की सर्जरीज़ होती हैं। बहुत सर्जन जो है अपनी फुल एफर्ट के साथ बेहतरीन सर्जरी करता है, लेकिन लेटरल ऑन जो है ना लिम्ब की मूवमेंट फिज़ियोथेरेपी ना होने की वजह से जो आउटकम होना चाहिए वैसा नहीं ऐसा होता। नहीं होता तो बिल्कुल। ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ में भी ये चीज़ बहुत इग्नोर करते हैं बिल्कुल, फिज़ियोथेरेपी को। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, फिज़ियोथेरेपी एक ऐसा डिपार्टमेंट है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस पे कोई ख़ास तवज्जो भी नहीं है। नहीं दी जाती बिल्कुल। और इसकी इम्पोर्टेंस का ना मरीज़ों को पता है, ना डॉक्टर्स को भी हमें भी इतना पता नहीं है। इस वजह से वहाँ पे आयरलैंड में हमारा फिज़ियोथेरेपिस्ट था वो अ, मुझे कहता था कि अगर कोई डॉक्टर आपको कहता है रेस्ट करो, तो उससे भाग जाओ। सही, कहते हैं कि रेस्ट करना तो इंसान के लिए है नहीं, जितना वो बिल्कुल। मोबाइल रहेगा उतना वो सेहतमंद रहेगा। सर कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको जो है ना न्यूरोसर्जन ने स्पाइनल सर्जरीज़ एडवाइस की थी प्रॉपर, उनको स्पाइनल स्टीनोसिस था। बिल्कुल, जिसे मोरों के मसाइल और जो आराम मग़ज़ पे दबाव कहते हैं। तो सर मैंने देखा है कि उन्होंने जो है सर्जरी की तरफ नहीं गए, उन्होंने फिज़ियोथेरेपी स्टार्ट की बिल्कुल, और अभी तक जो है ना वो फिज़ियोथेरेपी की वजह से उनका पेन भी सेटल है और सर्जरी भी नहीं हुई। बिल्कुल, तो सर्जरीज़ ना होने के लिए भी फिज़ियोथेरेपी का जो है ना इतना मेजर रोल है। बिल्कुल। और आम हम डॉक्टर्स के लिए भी और आम लोगों के लिए भी अगर आप स्पाइन की एक्सरसाइज करते रहेंगे, आपका स्पाइन मोबाइल रहेगा, आपकी रीढ़ की हड्डी मोबाइल रहेगा, तो आप सेहतमंद रहेंगे, आप बिल्कुल, जवान रहेंगे। बिल्कुल। अगर आपका स्पाइन मोबाइल नहीं रहेगा, आपकी रीढ़ की हड्डी पे आप तवज्जो नहीं देंगे और वो स्टिफ होता जाएगा और उसमें मसाइल आते जाएँगे, तो आप सेहतमंद नहीं रह सकेंगे। आप खुद भी मसाइल का शिकार होंगे। तो हमारे इस मुआशरे में डॉक्टर्स भी और बाकी लोगों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि एक्सरसाइज़ की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, अहमियत है। फिज़ियोथेरेपी की क्या इम्पोर्टेंस है और जो स्ट्रेचिंग है और बिल्कुल, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। ये मसल्स की मसल स्ट्रेंथनिंग है। स्ट्रेंथिंग बिल्कुल। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि सर्जरी के साथ-साथ चलनी चाहिए, जिनको इग्नोर किया जाता है, तो इसकी वज़ह से मसाइल जो है ना वो बढ़ जाते हैं। सर एक और बड़ा जो है ना कॉमनली मैंने देखा है हमारे लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं पेन से रिलेटेड। अब ज़िक्र आ रहा है सर स्पाइन का और जोड़ों की दर्द का, तो इस हवाले से मैं आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ हमारी आम नाज़रीन की खातिर। हमारे यहाँ बहुत सारे जो है ना मेल प्रैक्टिसेस मैंने देखे हैं। बहुत दफ़ा लोग जोड़ों की दर्द के साथ जो है ना वो अंगारे वग़ैरह आग जिसे हम मेकलत मैं कहते गलत हैं, आग बिल्कुल, बिल्कुल। जो है ना जला के उस पर्टिकुलर पेन वाले जोड़ पे रख देते हैं और फिर वो बर्न के साथ हमारे पास आते हैं। बहुत दफ़ा जो सियाटिक पेन वाले जिनकी कमर के मसाइल होते हैं, वो जो है ना लहसुन का पेस्ट बना के उस एरिया में जो है ना जो है लपेट के रखते हैं। तो स्किन सारा बर्न होके हमारे पास आ रहे होते हैं। इसी तरह बहुत दफ़ा मैंने देखा है यरकान के साथ भी इवन कि जिसको यरकान होता है, पीला यरकान होता है, तो सर पे जो है ना वो अंगारा रख के ना वो सर स्किन जला के हमारे पास पहुँच रहे होते हैं। तो सर इन मेल प्रैक्टिसेस के हवाले से आप काइंडली हमें बताएँ कि एज़ पर माय नॉलेज इनका तो कोई जो है ना मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जो है फ़ायदा नहीं है। तो सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके नॉलेज में सर क्या है? इस तरह की प्रैक्टिस के बारे में आपकी क्या राय है? मेरा ये कांसेप्ट है ये जो जलाते हैं जोड़ों में जो मैकलत है या जो ये लहसुन वाला है, मुझे तो ये लगता है कि क्योंकि जब आप आग से जलाते हैं तो वो पेन इतना ज़्यादा हो ज़्यादा जाता है कि शिद्दत वाला होता है, दूसरे पेन को वो इग्नोर कर इग्नोर देता है। कर तो जाता है। उनको लग रहा है कि वो पेन खत्म हो गया है। बिल्कुल, और ये लहसुन वाला भी यही है कि वो बर्न करता है तो इतना वो वुंड इतना खराब हो जाता है और इतना उसमें पेन रहता है कि वो कुछ दिनों के लिए वो अपना पेन भूल जाता है, तो उनको लगता है वो पेन ठीक हो गया। सही, तो मैं इसमें तो साइंस में तो कोई इसकी जगह नहीं है, गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश नहीं है।